नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आज बात होगी योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण की, योगी के बुलडोजर पर अखिलेश के तंज की, जानेंगे नीतीश कुमार की कुर्सी पर कैसे आया संकट, गुजरात में कैसे मोदी के करीबी बनाएंगे कांग्रेस को जिताने की रणनीति, बात करेंगे मोदी सरकार की वादा खिलाफी को लेकर शुरू हुए किसानों के आंदोलन की, हिजाब विवाद में आए नए मोड़ की, और बुलेटिन के आखिर में बात महंगाई की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। चीनी विदेश मंत्री वांग ही से मिले अजीत डोभाल, जयशंकर से मिले चीनी विदेश मंत्री को जयशंकर की दो टूक, रिश्ते तभी सुधरेंगे जब एलएसी पर अप्रैल 2020 के पहले की स्थिति बहाल होगी। कर्नाटक के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता सिद्धरमैया ने किया ऐलान, 2023 में होगा मेरा अंतिम चुनाव। बोले राजनीति में बने रहेंगे लेकिन चुनाव नहीं लड़ेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी 1 अप्रैल को बच्चों के साथ करेंगे परीक्षा पे चर्चा। हर साल पीएम बच्चों के साथ परीक्षा से पहले करते हैं बात। हफ्ते के आखिरी दिन गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, 233 अंकों की गिरावट के साथ 57,362 अंकों पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी 70 अंकों की गिरावट के साथ 17,153 पर हुआ बंद। तो अब सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की। यूपी विधानसभा चुनावों में मिली जीत के बाद आज योगी आदित्यनाथ ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 2017 में योगी पहली बार सीएम बने थे। आज योगी के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में बीजेपी ने शक्ति प्रदर्शन भी किया। पीएम मोदी से लेकर बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम भी कार्यक्रम में पहुंचे। योगी के साथ मंत्रियों को भी शपथ दिलाई गई। तो किसे मिली कुर्सी और किसके हाथ से गया मंत्री पद, देखिए ये रिपोर्ट। यूपी में 37 साल बाद किसी पार्टी को लगातार दूसरी बार बहुमत मिला है और वो है भारतीय जनता पार्टी। योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण समारोह लखनऊ के एकाना स्टेडियम में किया गया था। समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी, कई केंद्रीय मंत्री और बीजेपी शासित राज्यों के सीएम शामिल हुए। योगी सरकार की ओर से सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव, सपा प्रमुख अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती को भी कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता दिया गया था, लेकिन विपक्षी दलों के नेता शपथ ग्रहण कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। शाम 4 बजे के बाद शुरू हुए कार्यक्रम में सबसे पहले योगी आदित्यनाथ ने सीएम पद की शपथ ली। इसके बाद केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को शपथ दिलाई गई। सिराथू से चुनाव हारने के बावजूद केशव मौर्य योगी सरकार में डिप्टी सीएम बनाए गए हैं, जबकि योगी सरकार के पहले कार्यकाल में डिप्टी सीएम रहे दिनेश शर्मा का पत्ता इस बार कट गया है। उनकी जगह ब्रजेश पाठक को डिप्टी सीएम बनाया गया है। मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री के अलावा आज 50 दिग्गजों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई, जिसमें 12 कैबिनेट मंत्री, 18 स्वतंत्र प्रभार और 20 राज्य मंत्री शामिल हैं। उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य सहित 5 महिलाओं को योगी सरकार में जगह मिली है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और पीएम मोदी के करीबी ए के शर्मा को भी मंत्री पद दिया गया है। योगी सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान पिछले साल ए के शर्मा को मंत्री बनाए जाने को लेकर योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के बीच टकराव की खबरें भी आई थी। उस समय तो ए के शर्मा योगी सरकार में शामिल नहीं हो पाए, लेकिन इस बार उन्हें मौका दिया गया है। बीजेपी की सहयोगी पार्टी अपना दल एस के कोटे से आशीष पटेल को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। आशीष पटेल केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के पति हैं और अपना दल के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद को भी कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, जबकि योगी सरकार के पहले कार्यकाल में मंत्री रहे दिनेश शर्मा, श्रीकांत शर्मा, आशुतोष टंडन सहित करीब 1.5 दर्जन विधायकों को इस बार योगी सरकार में जगह नहीं मिल पाई है। आज के शपथ ग्रहण के बाद अब सरकार में सिर्फ 7 सीटें ही खाली रह गई हैं। ऐसे में जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार की कोई संभावना नहीं है। एक तरफ लखनऊ में योगी आदित्यनाथ शपथ ले रहे थे, तो दूसरी ओर विपक्षी दल उन्हें कानून व्यवस्था का पाठ पढ़ा रहे थे। सपा चीफ अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश में कानून के राज की जरूरत है, जेसीबी की नहीं। तो क्यों योगी को जेसीबी की याद दिला रहे हैं अखिलेश, देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार कानून व्यवस्था के बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन सरकार की दावों की कलाई तब खुल जाती है जब पुलिस का डंडा कमजोर पड़ता है और अपराध जोर पकड़ता है। सड़कों पर लोगों की बदहाली बयां करती है कि यूपी में कैसा है योगी राज। इसे लेकर कई बार विपक्षी दल सरकार को आड़े हाथों ले चुके हैं। वहीं अब योगी सरकार 2.0 की शुरुआत में अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था को लेकर जबरदस्त घेराबंदी की है। उन्होंने एडीजे के वायरल वीडियो को लेकर लिखा कि उत्तर
प्रदेश में हो रहे अन्याय के खिलाफ अपर जिला जज श्री मनोज कुमार शुक्ला के मामले का तुरंत न्यायिक संज्ञान लिया जाए। जब न्यायालय से जुड़े व्यक्तियों के साथ ऐसा हो रहा है तो आम जनता के साथ क्या होगा? ये बदहाल कानून व्यवस्था का निकृष्टतम उदाहरण है। जनता को जस्टिस चाहिए, जेसीबी नहीं। दरअसल बस्ती जिले के हरैया थाना क्षेत्र के छपिया शुक्ल गांव में नहर खुदाई के दौरान जेसीबी के सामने न्यायिक अधिकारी मनोज शुक्ला का हाई वोल्टेज ड्रामा सामने आया। न्यायिक अधिकारी नहर खुदाई कर रही जेसीबी के आगे लेट गए। घंटों तक ड्रामा चलता रहा। न्यायिक अधिकारी मनोज शुक्ला वर्तमान में जिला सुल्तानपुर में एडीजे फर्स्ट के पद पर तैनात हैं। मनोज शुक्ला पूरी रात जिला प्रशासन की टीम के सामने बिना खाए पिए पड़े रहे। जिला प्रशासन की मिन्नत के बाद भी न्यायिक अधिकारी नहीं पसीजे और अपनी जिद पर अड़े रहे। एडीजे मनोज शुक्ला ने बताया कि मैं एक न्यायिक अधिकारी हूं, ये मेरी पुश्तैनी जमीन है जहां पर सब लोगों द्वारा हमारी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। ये काम गलत है। 2013 में जमीन का अधिग्रहण नियमों के विपरीत हुआ है। डीएम ने जो आदेश दिया है वो भ्रष्टाचार से युक्त आदेश है। इन्हीं आरोपों के साथ वो जेसीबी के सामने लेट गए। उनका ये वीडियो वायरल हो रहा है। विपक्षी दलों के साथ साथ जनता भी सरकार को घेर रही है। अब देखना होगा सीएम योगी इस पर क्या एक्शन लेते हैं। जेसीबी से सिर्फ विरोधियों को ही निशाना ना बनाया जाए। सरकार समर्थक यदि गलत हो तो उस पर भी कार्रवाई हो। यूपी में इस बार योगी को मजबूत विपक्ष का सामना करना है। ऐसे में योगी की राह आसान नहीं है तो दूसरी ओर बिहार में नीतीश कुमार की राह भी मुश्किल होती दिख रही है। एनडीए में बढ़ती तकरार के बीच नीतीश कुमार को लेकर आरजेडी ने उन्हें पुरानी बातें याद दिलाई हैं। तो क्या कहा है आरजेडी ने, देखिए ये रिपोर्ट। बिहार एनडीए में भले ही सब कुछ ठीक ना हो, लेकिन लखनऊ में आज बीजेपी में खुशी का माहौल था। एनडीए के तमाम सहयोगी जुटे हुए थे योगी आदित्यनाथ को यूपी का सीएम दोबारा बनते देखने के लिए। लेकिन बीजेपी की बढ़ती ताकत उसके गठबंधन सहयोगियों की ही मुश्किलें बढ़ाती दिख रही है। दावा किया जा रहा है कि लखनऊ में ही नीतीश कुमार को संदेश दे दिया गया कि बिहार पहुंचते ही एनडीए गठबंधन का अब तक हिस्सा रहे मुकेश सहनी को मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। सहनी के पार्टी वीआईपी के सभी विधायकों को बीजेपी पहले ही अपने पाले में कर चुकी है। इससे ये साफ है कि बिहार में सीएम भले ही नीतीश कुमार हो, लेकिन उनके मंत्रिमंडल में किस मंत्री की छुट्टी होगी या किसे रखा जाएगा ये बीजेपी ही तय कर रही है। दूसरी ओर नीतीश कुमार और बीजेपी के रिश्तों को लेकर आरजेडी ने भी तंज कसते हुए नीतीश कुमार को 12 साल पुरानी घटना याद दिलाई है। दरअसल 2017 में नीतीश कुमार द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी भी पहुंचने वाले थे, लेकिन मोदी से दूरी दिखाने के लिए नीतीश कुमार ने कार्यक्रम ही रद्द कर दिया था। इस कार्यक्रम में सभी नेताओं को रात के भोजन पर बुलाया गया था। आरजेडी ने इस घटना की याद दिलाते हुए नीतीश कुमार से पूछा कि क्या तुम्हें याद है या भूल गए। इसके साथ ही आरजेडी की ओर से दावा किया जा रहा है कि जल्द ही बीजेपी नीतीश कुमार को बिहार के सीएम पद से ही हटा देगी। बिहार में एनडीए के बीच खटपट भी चल रही है और गठबंधन सरकार भी चल रही है, लेकिन बिहार में राजनीतिक समीकरण कभी भी बदल सकते हैं। ऐसे में नीतीश की कुर्सी पर संकट दिखाई देना शुरू हो गया है। दूसरी ओर बीजेपी के लिए गुजरात में भी संकट बढ़ता दिख रहा है। गुजरात में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं और यहाँ कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ बड़ी रणनीति तैयार करने में जुट गई है और इसमें उसके साथ मिल रहा है मोदी के करीबी रहे राजनीति के माहिर चुनावी रणनीतिकार का। हाल ही में 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के परिणाम कांग्रेस की उम्मीदों के अनुरूप नहीं रहे। 5 राज्यों में कांग्रेस को मिली हार के बाद पार्टी अब भविष्य की रणनीति तैयार करने में जुट गई है। पार्टी की नजर इस साल के अंत में होने वाले गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनावों पर है। गुजरात पीएम नरेंद्र मोदी का गृह राज्य है तो हिमाचल प्रदेश बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का गृह राज्य है। इसलिए इन दोनों ही राज्यों में बीजेपी से ही कांग्रेस को मुख्य चुनौती मिली है। अभी दोनों ही राज्यों में सरकार भी बीजेपी की ही है। ऐसे में कांग्रेस ने अभी से ही इन राज्यों के लिए चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी के निशाने पर मुख्य रूप से गुजरात है। 1985 के बाद से ही कांग्रेस गुजरात में कोई चुनाव नहीं जीत पाई है। 1985 में कांग्रेस को गुजरात विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत मिली थी। कांग्रेस को तब राज्य की 182 में से 149 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन उसके बाद से ही कांग्रेस गुजरात में जीत की तलाश में है। 2017 के विधानसभा चुनावों में पार्टी जीत
जीत के करीब पहुंची, लेकिन बहुमत के आंकड़े से पीछे रह गई। 2017 की कमी को दूर करने के लिए इस बार पार्टी ने चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर से भी संपर्क किया है। दावा किया जा रहा है कि पीके ने ही कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से गुजरात विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के लिए रणनीति तैयार करने का ऑफर दिया है। पीके की राहुल गांधी से इसे लेकर लंबी चर्चा हो चुकी है। इस चर्चा के बाद राहुल गांधी ने गुजरात के कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक की, जिसमें अधिकांश नेताओं ने पीके की टीम के साथ काम करने की बात का स्वागत किया है। इसके साथ ही बैठक में पार्टी संगठन को मजबूत बनाने पर भी चर्चा हुई। पीके गुजरात चुनावों में बीजेपी के लिए भी पहले काम कर चुके हैं। ऐसे में अगर कांग्रेस को पीके का साथ मिलता है तो बीजेपी की मुश्किलें राज्य में बढ़ सकती हैं और 2017 में सरकार बनाने से चूकी कांग्रेस इस बार राज्य की सत्ता हासिल कर सकती है। पीके का कांग्रेस को साथ मिला तो गुजरात में बीजेपी की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। राज्य में कांग्रेस का आधार पहले से ही मजबूत है। बीजेपी को कांग्रेस के साथ किसानों की भी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि मोदी सरकार के खिलाफ एक बार फिर किसानों के प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। आज संयुक्त किसान मोर्चा ने मोहाली में बड़ा प्रदर्शन कर साफ कर दिया, मोदी सरकार ने जो वादा किया है उसे निभाना पड़ेगा। सरकार की वादा खिलाफी से नाराज किसानों के सब्र का बांध अब टूट गया है, जिसके बाद किसानों ने एक बार फिर मोदी सरकार को खुली चेतावनी दी है। किसानों ने एक बार फिर अपना प्रदर्शन शुरू कर दिया है और इसकी शुरुआत मोहाली से हुई। संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई में मोहाली में किसानों ने प्रदर्शन किया। किसानों ने ट्रैक्टर मार्च भी निकाला। किसानों का कहना है कि उनकी कई मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। किसान आंदोलन के खत्म होने के बाद पहली बार ये प्रदर्शन हो रहा है। दरअसल कृषि कानूनों के खिलाफ एक साल से ज्यादा समय तक चले आंदोलन के बाद सरकार ने उनकी सभी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया था। उसके बाद किसानों ने दिसंबर 2021 में बॉर्डर खाली किए थे और घर वापसी की थी, लेकिन अब मार्च भी खत्म होने वाला है और अभी तक किसानों की मांगों को पूरा नहीं किया गया है। जबकि किसानों ने घर वापसी करते वक्त सरकार को चेतावनी दी थी कि आंदोलन खत्म नहीं हो रहा है, स्थगित हो रहा है। ऐसे में अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो ये आंदोलन दोबारा शुरू हो जाएगा। लेकिन किसानों की चेतावनी को सरकार ने तवज्जो नहीं दी और उनकी मांगों को पूरा नहीं किया। ऐसे में लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर किसानों ने शक्ति प्रदर्शन किया है और केंद्र सरकार को चुनौती दी है। अब देखना होगा कि सरकार किसानों की मांगे पूरी करेगी या फिर किसानों को अपना आंदोलन दोबारा शुरू करना पड़ेगा। किसानों ने ऐलान कर दिया है, अगर मोदी सरकार ने वादा नहीं निभाया तो उन्हें फिर से आंदोलन शुरू करना पड़ेगा। इसकी शुरुआत अलग अलग जगह प्रदर्शनों के साथ हो गई है, लेकिन सरकार का ध्यान किसानों पर कम राजनीति पर ज्यादा दिख रहा है। पीएम मोदी फिल्म का प्रचार करते दिखाई देते हैं तो उत्तराखंड की बीजेपी सरकार कॉमन सिविल कोड लागू करने की बात कर रही है। कर्नाटक में तो स्कूल में हिजाब ही बैन कर दिया गया है। इसे लेकर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है, साथ ही परीक्षा में छूट देने की मांग भी की है। कर्नाटक के स्कूल और कॉलेजों में हिजाब अनिवार्य करने को लेकर विवाद जारी है। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले से नाराज कई छात्रों ने परीक्षा छोड़ने का ऐलान कर दिया है और कर्नाटक की बीजेपी सरकार भी छात्राओं का भविष्य मुश्किल में डालने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। लेकिन कांग्रेस छात्राओं का भविष्य दांव पर लगाना नहीं चाहती है, जिसको लेकर कांग्रेस लगातार सरकार पर दबाव बना रही है। राज्य विधानसभा में कांग्रेस के डिप्टी लीडर यूटी खादर ने छात्राओं को उनकी यूनिफॉर्म के समान रंग के हिजाब पहनकर परीक्षा देने की इजाजत मिलने की मांग की है। विधानसभा को संबोधित करते हुए खादर ने उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर सीएन नारायण और प्राथमिक शिक्षा मंत्री बी नागेश से छात्राओं को राहत देने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि छात्राओं को परीक्षा देने की इजाजत मिलनी चाहिए, क्योंकि ये उन लड़कियों के भविष्य के लिए बहुत अहम है। कांग्रेस विधायक दल के नेता सिद्धोरमैया ने भी राज्य सरकार को आड़े हाथों लेते हुए लड़कियों को परीक्षा देने की अनुमति देने की मांग की है, लेकिन सरकार अभी भी अपने फैसले से पीछे हटने को तैयार नहीं है। प्राथमिक शिक्षा मंत्री बी नागेश ने कांग्रेस की मांगों का जवाब देते हुए कहा कि हमें उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करना होगा। बीजेपी विधायकों ने हिजाब मुद्दे पर सवाल उठाए और कहा कि स्टूडेंट्स को हाईकोर्ट के फैसले का पालन और सम्मान करना चाहिए। कर्नाटक की बोम्मई सरकार कोर्ट का हवाला देते हुए अपने फैसले पर अडिग है, लेकिन कांग्रेस भी चुप नहीं बैठने वाली। इस बीच अब सबको इंतजार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी है, लेकिन आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब मामले पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि उचित समय पर सुनवाई होगी, लेकिन ये कब होगी ये अभी तय नहीं है। और बुलेटिन के आखिर में बात महंगाई की। मोदी राज में न जनता को रोजगार मिल रहा है और न ही महंगाई से राहत।
हर दिन महंगाई आसमान छूती जा रही है और सरकार खामोश बैठी है। चुनाव खत्म होने के बाद से लगातार जनता पर महंगाई की मार पड़ रही है। आज एक बार फिर सरकार ने पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा किया है। देखिए ये रिपोर्ट। चुनाव खत्म होते ही जैसा अंदाजा लगाया जा रहा था वैसा ही हुआ। 4 दिनों में पेट्रोल डीजल को लेकर तीसरी बार जनता पर महंगाई की मार पड़ी है। एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दामों में सरकार ने इजाफा किया है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अनुसार आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 80 पैसे की वृद्धि के बाद 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 97 रुपए 81 पैसे हो गई है, जबकि डीजल 89 रुपए 7 पैसे में बिक रहा है। IOCL के अनुसार देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में पेट्रोल की कीमत 112 रुपए 51 पैसे प्रति लीटर और डीजल 96 रुपए 70 पैसे प्रति लीटर हो गई है। इसके अलावा कोलकाता में 107 रुपए 18 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल, जबकि 92 रुपए 22 पैसे में डीजल की बिक्री हो रही है। वहीं महानगर चेन्नई में आज 103 रुपए 67 पैसे में पेट्रोल और 93 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर में डीजल बिक रहा है। उधर CNG के दाम भी बीते वर्ष जून से अब तक 16 रुपए 1 पैसे प्रति किलो बढ़ चुके हैं। इससे साफ है कि माल ढुलाई महंगी होने जा रही है। अब इन सब का असर सभी वस्तुओं की कीमतों पर देखने को मिल रहा है। डीजल के दाम लगातार बढ़ने से अन्य सामग्रियों के साथ भवन निर्माण सामग्री के दाम भी बढ़ गए हैं। इनमें सीमेंट, सरिया, बालू व मोरंग शामिल हैं, जबकि कोयले की कीमत में बढ़ोतरी से ईंट महंगी हो गई है। इन सामग्रियों के महंगे होने से लोग भवन समेत अन्य निर्माण कार्य से मुंह मोड़ रहे हैं और मजदूरों के पेट पर लात पड़ रही है। यानी कुल मिलाकर देश की जनता पर महंगाई की मार जोरदार पड़ रही है। चुनावों के वक्त सरकार ये वादा करती है कि देश की जनता को रोजगार देने का काम करेगी और महंगाई से निजात दिलाएगी, लेकिन सरकार के दावे खोखले नजर आ रहे हैं। जनता के पास न रोजगार है और न ही खाने को पैसे। विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर महंगाई कम करने को लेकर दबाव बना रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लगातार मोदी सरकार को महंगाई पर आड़े हाथ ले रहे हैं। सरकार न विपक्ष की सुनना चाहती है और न ही जनता की, लेकिन बीजेपी सरकार को ये बताना होगा कि देश पर महंगाई कब तक प्रहार करेगी, कब तक देश की जनता को महंगाई से निजात मिलेगा। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।